नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको बताएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। देहरादून का रुख करेंगे। सबसे बड़ी खबर आ रही देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। सत्र से पहले विधायक के आपको बता दें कि जो सत्र होगा उससे पहले विधायकों के टेस्ट होंगे। 21 से 22 सितंबर को विधायकों के कोरोना टेस्ट होंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें कही। आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सत्र से पहले विधायकों को कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधायकों को एंट्री मिलेगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र में सत्र से पहले विधायकों के कोरोना टेस्ट होंगे और 21 से 22 सितंबर को विधायकों के ये टेस्ट होने हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया कि किस तरीके से मानसून सत्र शुरू होने से पहले तमाम तैयारियां की जाएंगी। सत्र से पहले विधायकों के कोरोना टेस्ट होंगे और 21 से 22 सितंबर को ये विधायकों के कोरोना टेस्ट होने हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बताई गई ये महत्वपूर्ण बातें। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र होने से पहले विधायकों के टेस्ट किए जाएंगे, कोरोना टेस्ट होंगे और 21 से 22 सितंबर को ये टेस्ट होने हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। किस तरीके से सत्र शुरू होने से पहले तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और कैसे टेस्ट होगा, किस तारीख को होगा और कैसे प्रवेश मिलेगा, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधायकों के कोरोना टेस्ट होंगे और 21 से 22 सितंबर को ये टेस्ट होने हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं, किस तरह से संक्रमण को रोका जाए, इस पर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और उसको लेकर यह फैसला लिया गया कि सत्र शुरू होने से पहले तमाम विधायकों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। 21 से 22 सितंबर तक ये टेस्ट होने हैं और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत हो इससे पहले विधायकों के कोरोना टेस्ट होंगे और टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्र से पहले विधायकों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो इससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही है। विधायकों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा। चलिए रुक करेंगे डोईवाला का। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थानों पहुंचे हैं और कृषि से जुड़े एग्रीकल्चर ग्रोथ सेंटर का उन्होंने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ग्रोथ सेंटर से क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। अपनी फसलों को बेचने के लिए उचित मंच के साथ बाजार मिलेगा। किसानों की आमदनी भी इस ग्रोथ सेंटर से बढ़ेगी। पहाड़ी उत्पाद और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन होगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से पहाड़ी उत्पाद और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरीके से क्या कुछ आगे कदम उठाए गए हैं। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थाने पहुंचे और उन्होंने कृषि से जुड़े एग्रीकल्चर और ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रोथ सेंटर से क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। सीएम रावत ने बताया अपनी फसलों को बेचने के लिए उचित मंच के साथ बाजार मिलेगा और किसानों की आमदनी भी इस ग्रोथ सेंटर से बढ़ेगी। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पहाड़ी उत्पाद और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरीके से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। डोईवाला से बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थाने पहुंचे हैं और आपको बता दें कि कृषि से जुड़े एग्रीकल्चर ग्रोथ सेंटर का उन्होंने शुभारंभ किया है। साथ ही ग्रोथ सेंटर से
क्षेत्र के किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा, उन्होंने ये तमाम जानकारियां भी दी। अपनी फसलों को बेचने के लिए उन्होंने कहा कि उचित मंच के साथ किसानों को बाजार मिलेगा, किसानों की आमदनी भी इस ग्रोथ सेंटर से बढ़ेगी और साथ ही पहाड़ी उत्पाद और फूड का उत्पादन होगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और किसानों की तरक्की होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रोथ सेंटर पहुंचे। राजकुमार अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सीएम रावत पहुंचे हैं ग्रोथ सेंटर और क्या कुछ उन्होंने बातें बताई कि किस तरीके से किसानों के लिए लाभकारी रहेंगे ये सेंटर और कैसे किसानों को मदद मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके साथ जलागम मंत्री सतपाल महाराज जी डोईवाला के थानों क्षेत्र पहुंचे हैं और यहाँ पर कृषि से जुड़ा ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन आज किया गया है, यानी कि शुभारंभ किया है इस ग्रोथ सेंटर का। इस ग्रोथ सेंटर से क्षेत्र के किसान है उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसानों को एक बाजार की आवश्यकता थी, वो कहीं ना कहीं आज पूरी होती दिख रही है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए भी इस ग्रोथ सेंटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तमाम ऐसे उत्पादन है जिनको बाजार में ले जाने में किसान जो है समर्थ नहीं हो पाते थे, तमाम उत्पाद जो है उनके बाजारों तक नहीं पहुंच पाते। तो इस ग्रोथ सेंटर के माध्यम से तमाम तरह के उत्पाद जो है किसानों को बेचने में सहूलियत मिलेगी और हम कह सकते हैं कि किसान की आय को डबल करने के लिए जिस तरह से सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, इस ग्रोथ सेंटर को भी उसी रूप में हम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी किसानों से यहाँ मुलाकात की है। इसके अलावा तमाम उत्पादों का उन्होंने निरीक्षण यहाँ पर किया है। तमाम विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और सबका एक सूत्रीय एजेंडा है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए ताकि किसान को फायदा हो, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जी मोनिका। राजकुमार, आप वहां पर रहते हैं, फील्ड पर आप काम करते हैं, धरातल पर देखते हैं चीजों को, तो जो किसान हैं क्या वाकई ग्रोथ सेंटर के शुभारंभ से वो खुश हैं और कैसी प्रतिक्रिया उनके बीच से आ रही है? देखिए, डोईवाला सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है और कोई प्रयास मुख्यमंत्री अपनी स्तर से नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें कि कोई विकास कार्य छूटा रह जाए। थानों क्षेत्र की अगर हम बात करें, न्याय पंचायत थानों में भी तमाम विकास कार्य मुख्यमंत्री के प्रयास से धरातल को उतरे हैं और तमाम लोगों को, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, तमाम लोगों को मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं लाभान्वित भी किया है। आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने तमाम ऐसे जो गरीब बेरोजगार हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री राहत के चेक भी यहाँ पर दिए हैं। तमाम योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अलावा अब मुख्यमंत्री जब संबोधन करेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से राज्य का विकास जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 3.5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हो चुका है। लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त ये पूरा 3.5 साल का उनका कार्यकाल रहा है। तो आज थानों चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो कृषि से जुड़े एग्रीकल्चर ग्रोथ सेंटर का सीएम रावत ने शुभारंभ किया। ग्रोथ सेंटर से क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मदद मिलेगी किसानों को आगे बढ़ने के लिए और किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए ये फैसला लिया गया। किसानों की आमदनी भी इस ग्रोथ सेंटर से बढ़ेगी। डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और उन्होंने शुभारंभ किया ग्रोथ सेंटर का। कृषि से जुड़े एग्रीकल्चर ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो वहीं मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बुरासखंडा में क्षतिपूरक वनीकरण, कोष प्रबंध और योजना प्राधिकरण के माध्यम से झील का निर्माण होने जा रहा है। ये झील पर्यटन और रोजगार की दृष्टि अत्यधिक सफल साबित होगी। इसमें वन विभाग मसूरी के अधिकारियों संग बुरासखंडा पहुंचे। विधायक गणेश जोशी ने बुरासखंडा को नए पर्यटक स्थल बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का धन्यवाद किया। विधायक जोशी ने बताया कि ये झील 25 लाख की लागत से बनाई जा रही है और इसमें सेल्फी पॉइंट और कलाकृतियां बनाई जाएंगी। तो 25 लाख रुपए की लागत से बनेगी बुरासखंडा झील। पर्यटन रोजगार के लिए सफल साबित होगी। विधायक गणेश जोशी ने सीएम रावत का धन्यवाद इसके लिए किया। विधायक जोशी ने खुशी जताई कि इस झील के बनने के बाद बुरासखंडा में ही रोजगार सृजन भी होगा और स्थानीय लोगों को भांति भांति के प्रकार का रोजगार उपलब्ध होगा।
तो पर्यटन रोजगार के लिए सफल साबित होगी ये झील। इस झील का निर्माण होगा। विधायक जोशी, गणेश जोशी ने सीएम रावत का इसके लिए धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि 25 लाख रुपए की लागत से बनेगी बुरासखंडा झील और पर्यटन रोजगार के लिए इसको सफल बताया जा रहा है कि ये सफल साबित होगी। लोगों को इसके लिए तरह तरह के रोजगार मिलेंगे और वहां के लोगों में इसको लेकर काफी खुशी भी है। साथ ही विधायक गणेश जोशी ने इसके लिए सीएम रावत का धन्यवाद भी किया। सुनील सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, किस तरीके से जो बुरासखंडा झील जब बनेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और विधायक गणेश जोशी वहां पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण भी किया, क्या कुछ देखा आपने? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक पर्यटन स्थल के रूप में बुरासखंडा को विकसित किया जा रहा है। इसको लेकर 25 लाख की लागत से बनने वाली झील को यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर विधायक गणेश जोशी ने वन विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ यहाँ का निरीक्षण किया। ये बताया जा रहा है कि इस झील के बनने के बाद जो बुरासखंडा के क्षेत्र में तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, वहीं पर्यटकों को नया पर्यटन स्थल मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर कई नए पॉइंट बनाए जा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स हैं और अन्य फोटोग्राफी के पॉइंट्स होंगे, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षण करेगा। और विधायक गणेश जोशी का यही मोटिव है कि मसूरी के जो आसपास के क्षेत्र है उसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए, जिससे कि जो मसूरी में पर्यटकों का एक लोड पड़ता है, उस लोड को बांट दिया जाए अलग अलग क्षेत्रों में और लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा दिए जाए। जी सुनील, वहाँ के लोगों को क्या कुछ कहना है, कैसी प्रतिक्रिया वहाँ के लोगों से मिल रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लिए ये अच्छी खबर है, रोजगार उनको मिलेगा इससे। देखिए, क्योंकि बुरासखंडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है और वो लोग इस झील के जो प्रस्ताव है इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से विधायक गणेश जोशी लगातार क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उससे क्षेत्र की जनता को फायदा भी होगा और एक पर्यटन स्थल भी विकसित होगा, जिससे जो पर्यटक देश विदेश से मसूरी आते हैं उनको एक अलग जगह देखने को मिलेगी और उससे उनको पर्यटक स्थल के साथ साथ जो रोजगार वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रोजगार की एक बहुत बड़ी कमी है और सरकार का एक मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। तो इस तरीके के जो पर्यटक स्थल है उन्हें विकसित करके वहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो वहीं टिहरी जनपद जौनपुर ब्लॉक के तथ्यूट बाजार के मुख्य पुल पर भारी वाहनों के चलने के कारण सड़क धंस गई, जिसकी चपेट में एक डंपर आ गया। पुल से लगातार भारी वाहन के चलने से पुल की मुख्य सड़क धंसकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गनीमत रही कि पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धनौल्टी में तथ्यूट बाजार का मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। भारी वाहन चलने की वजह से ये सड़क अंदर धंस गई, आवाजाही पूर्ण रूप से बाधित हो गई है। ऐसा लोगों ने बताया। यहाँ पर देखने को मिला हमें 16 टन के हिसाब से यहाँ पर लोडिंग की जाती है, ठीक है। इसमें उससे ज़्यादा फिर भी वाहन चल रहे हैं, तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? 16.5 टन का जो होना चाहिए, वजन का चलना चाहिए वाहन, उससे भी अत्यधिक क्षमता वाले और भारी भरकम वाहन जो चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन का और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को भी हमने इससे पहले सूचित किया था, तो शायद उनकी कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही रही है और जो नज़रअंदाज किया गया, और इसी का खामियाजा आज की एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है इस समय जो है पीड़ित है। तो वहीं डोईवाला में बन रहा बाईपास 4 लेन हाईवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज गति पकड़ने लगा है। कोरोना काल के कारण ये निर्माण कार्य काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था, लेकिन अब निर्माण, आपको बता दें कि दाई संस्था के अधिकारियों ने बताया है कि 31 अक्टूबर तक 4 लेन और बाईपास, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने से जहां डोईवाला जाम मुक्त हो जाएगा, तो वहीं दुर्घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। 4 लेन के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी है। कोरोना काल के कारण ये काम लेट हो रहा था। 31 अक्टूबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसकी उम्मीद पूरी नजर आ रही है। नो डाउट अभी जो प्रोजेक्ट रनिंग हो रहा है इसमें हमारा 24 आवर्स का राउंड द क्लॉक प्रोग्राम हमारा बन चुका है। नाइट और डे की टीम अलग अलग हमने मोबिलाइज कर दी है, लेकिन अभी कुंभ से पहले बनाने के लिए हमारे पास अभी ज़रूरत है मिट्टी और मटेरियल की।
उसके लिए शासन स्तर पर हमने आवेदन कर रखे हैं और उसमें हमारी कार्रवाई गतिमान है। अभी हम चाहते हैं कि जो भी बेसमेंट हो जहाँ से मिट्टी हमें उपलब्ध हो सकती है, बिंडलास है, IT पार्क है, क्योंकि वो मिट्टी कहीं न कहीं तो परिवहन होनी है और शासन हमारे को दिलवा देता है। और जैसे कि बिंडलास के लिए हमें आदेश कर दिया है 10 घनमीटर का, तो उसी तरह बाकी जगह से और दिलवाई जाए। और कुछ हमने नाप भूमि के भी हमने आवेदन किया है, उसके लिए कार्रवाई गतिमान है। लेकिन एक पट्टा हमें मेटेरियल के लिए बहुत अर्जेंट जरूरत है। अगर वो मिल जाता है तो हमारा जो अभी मियाँ वाला फ्लाईओवर रेडी होने की कगार पर है, तो उसके बढ़ाने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। को ख़त्म करना है और इसलिए हम लोगों ने डे नाइट का काम पूरा शुरू किया फुल फ्लेज में, एंड वी आर होपफुल कि वी आर ऑन कंप्लीशन बाय 31st। कितना अवरोध है वो भी खत्म हो जाएंगे। अग्रवाल साहब, फ्लाईओवर का काम हम देख रहे हैं कि रुका हुआ है। इसके अलावा अभी थोड़ा सा काम मोकमपुर के पास भी शेष है, लगातार हम देख रहे हैं कि कार्य चल तो रहा है, लेकिन आगे किस तरह की रणनीति अपना है जो 31 अक्टूबर तक तैयार हो जाए? डिप्लॉयड किया तो हमारा ये लगता है कि 24 घंटे हम काम करेंगे तो जो हमारा 2.5 महीने का काम है हम 1.5 महीने में उसको खत्म कर पाएंगे। दिक्कतें किस तरह की आ रही है? ट्रैफिक की दिक्कत है, हमको बहुत रनिंग ट्रैफिक में काम करना पड़ रहा है। और जो हमारा ड्रेन का काम है उसमें हमको पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो सारा बिल्डअप एरिया है सारा कचरा उसी के अंदर ड्रेन के अंदर में आता है। नहीं सर, उससे पहले हो जाएगा। इसमें तो अक्टूबर हमारा टारगेट ये सर, उससे पहले हम इसको ऐसा शेप में ला देंगे किसी को हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने डेंटल कॉलेज के सामने हमारा जो हाईवे है, आप देखिए फर्स्ट क्लास हाईवे है, 2 तरफ रनिंग करती हैं गाड़ियाँ और कोई हिंड्रेंस भी नहीं है। राजकुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजकुमार, 4 लेन का जो निर्माण कार्य है अब उसकी जो रफ्तार है वो तेज हो गई है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार, तो राजकुमार किस तरीके से क्या कुछ खाका तैयार किया गया है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए? ये तो देखिए मोनिका, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उसको लेकर सरकार जहां बहुत ज्यादा उत्साहित है, तो वहीं तमाम जो विकास कार्य हैं जो लगातार हम देख रहे हैं धरातल पे हैं वो गति पकड़े हुए हैं। और मुख्यमंत्री खुद इन विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि डोईवाला सब जानते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र रावत की विधानसभा है और तमाम विकास कार्य जो है डोईवाला में समय चल रहे हैं। उन्हीं कार्यों में ये चौड़ीकरण का कार्य भी है जो हरिद्वार देहरादून का जोड़ता है। फ्लाईओवर के साथ ही ओवर ब्रिज का निर्माण इस पर पूरा होते ही ये काम पूरा हो जाएगा, तो हम कहेंगे बहुत बड़ी राहत जो है डोईवाला को मिलेगी, क्षेत्र को मिलेगी और राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को मिलेगी, क्योंकि कुंभ मेले से पूर्व इस मार्ग को तैयार करने के लिए एक गाइडलाइन शासन की तरफ से जारी की गई थी। हालांकि अब जो निर्माण का एक संस्था कंपनी है एटलस, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर को इस मार्ग को जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विकास कार्यों को गति देने का काम मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, उनकी सारी टीम डटी हुई है, क्योंकि 1.5 साल का समय बचा है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो उनकी योजनाएं 100% पूरी हो, तो इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि 85% जो योजनाएं राज्य को लेकर थी, डोईवाला क्षेत्र को लेकर थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही हैं। जी बिल्कुल, तो लोगों को सुविधाएं इससे मिलेगी और जल्द से जल्द ये काम पूरा किया जाए, जैसे कि आपने बताया कि इसके लिए रणनीति भी तैयार की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के 2078 नए कोरोना केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। अब तक कुल 478 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। उत्तराखंड में 2078 नए कोरोना के मरीज आए हैं। 1285 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जारी हेल्थ बुलेटिन में कोरोना से 14 मरीज की मौत भी बताई जा रही है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 478 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, ये ताजा अपडेट बता रहे हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और लगातार भयावह होती नजर आ रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो जो तस्वीर है वो और भयानक हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 14 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई है। अब तक कुल 478 कोरोना मरीजों की मौत बताई जा रही है।